गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान का जो आगे वाला पोर्शन है जो बचा हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी अभिक्रियाएं पढ़ ली थी और आज हमें जो पढ़ना है वो है सबसे इम्पोर्टेंट ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। ऊष्माक्षेपी पढ़ेंगे, आज ऊष्माशोषी पढ़ेंगे और रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे। हम आपके एग्जाम में इस वाली क्लास से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये आप लिख के ले लेना। क्योंकि देखो आज हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन, ऑक्सीकरण और रेडॉक्स, और हम इसी में आज पढ़ लेंगे क्या, वो जो अपना उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको पूरी क्लास लेनी है ये। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हमारा कक्षा 10 की विज्ञान है। ठीक है, जिसका हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, पहला चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? ऊष्मा का क्षेपण होता है जिनमें, यानी कि क्षेपण का मतलब होता है बाहर निकलना। ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं ये जिनमें कि अभिक्रिया कराने पर, यानी कि दो अभिकारकों को हम मिलाएंगे तो अभिकारकों को मिलाने पर क्या होता है, ऊष्मा अपने आप बाहर निकलती है। ठीक, यानी कि जैसे ही हमने दो पदार्थों को मिलाया तो क्या होगा, गर्मी सी बाहर निकलेगी, उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा सबसे अच्छा एग्जाम्पल चूना वाला होता है। जब हम चूने को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही चूने को हम पानी में मिलाते हैं तो उससे क्या धुआं बाहर निकलता है, भाप बाहर निकलती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है वो, है कि नहीं। हम आग तो जलाते नहीं हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को ही क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है, जिनको करने पर ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक, आगे समझ में, तो आप इसको नोट कर लेंगे। कैसे नोट करेंगे, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान, जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, आगे समझ में आपको। ठीक, उदाहरण में आप लिख लेना, वही चूना वाला एग्जाम्पल ही लिख लेना। ठीक है, उदाहरण में जैसे चूने को, जैसे चूने को पानी में डालना, क्या होगी इसकी रिएक्शन। ठीक है, CaO यही होता है ना हमारा बिना बुझे चूना, और जब हम इसको H2O पानी में मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है बिना बुझा चूना। ये क्या है, बिना बुझा चूना, या इसी का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना,
तो इसका भी नाम आपको लिखना है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब हम चूने बिना बुझे चूने को पानी में मिलाते हैं तो चूना बुझ जाता है और प्लस इसके साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ऊष्मा को बाहर, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है वो सब क्या कहलाएंगी, हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। ये क्या है, ये है बुझा हुआ चूना। ठीक, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, H2 प्लस O2, इन दोनों को भी जब हम मिलाते हैं H2 प्लस O2, ठीक, और ये देखिए ये संयोजन अभिक्रियाओं के ही एग्जाम्पल है, क्योंकि दो पदार्थ, दो अभिकारक क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं और एक उत्पाद बन रहा है। संयोजन अभिक्रिया के ही उदाहरण है ना, तो उसमें भी ये किस प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी, जिसमें कि ऊष्मा बाहर निकलती है। तो देखिए H2 प्लस O2 जब ये भी मिलकर के H2O बनाते हैं ना, तो यहाँ पर भी कुछ ऊष्मा निकलती है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऊष्मा निकलती है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल, ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप इतना दो एग्जाम्पल लिखिए पहले, इतना नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूँ। एग्जाम में आपको एक या दो एग्जाम्पल ही याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा में आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। एक कोई जो आपको इजी लगे, जो सबसे इजी लगे उसको ही आपको एग्जाम में लिखना है बस। ठीक है, नहीं तो आप बहुत से ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। ठीक, अगला एग्जाम्पल है आपका CH4 प्लस O2। ठीक है, ये मेथेन होता है। मेथेन को जब ऑक्सीजन में मिलाते हैं, ठीक है, तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, और क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी। ठीक, तो ये सारी अभिक्रियाएं हमारी कौन सी हो गई हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है वो सब क्या कहलाएंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है, अगली हेडिंग आप लगाएंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। अगली हेडिंग आपको लगानी है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी, देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऊष्मा शोषी, शोषी माने शोषण करने वाली। ठीक है, जो अभिक्रियाएं ऊष्मा का अवशोषण करेंगी वो क्या कहलाएंगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इसमें आप लिखना वे अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, तो जो अभिक्रियाएं ऊष्मा का अवशोषण करेंगी ऊष्मा शोषी कहलाएंगी। मतलब जिन अभिक्रियाओं को करवाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी कि हमें उनको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, या तो प्रकाश के माध्यम से या आग जला करके या विद्युत के माध्यम से, किसी भी तरीके से हमें उनको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी वो अभिक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हम लोग अपने घर में खाना बनाते हैं, ठीक है, सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है, वो भी हमारी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि हमें ऊष्मा उसको देनी पड़ती है।
घर में जो भी खाना बनता है वो सब ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण होते हैं, हमें उनमें क्या ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख लेना। जैसे कि देखिए उदाहरण आप लिखेंगे N2 प्लस O2। N2 और O2 को हमें आपस में अगर मिलाना है तो इसके लिए हमें कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हमें लगभग कितनी 42 किलो कैलोरी, कितनी देनी पड़ेगी 42 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है। तब कहीं जाकर के ये किस चीज में चेंज होता है, ये NO में चेंज होता है, इस तरीके से। ठीक, N2 प्लस O2 को हमें 42 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है अपनी तरफ से। देखो इस तरफ जो ऊष्मा लिखते हैं इसका मतलब होता है इनके साथ में वो लग रही है। ठीक, और इसके पहले वाली जो अभिक्रिया थी उसमें इस तरफ हो रहा था ना, इसका मतलब निकल रही है। ये तो फाइनल उत्पाद होता है ना हमारा, इस तरफ उत्पाद होते हैं और इस तरफ अभिकारक होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि PCl5 को हमें तोड़ना है। PCl5 को अगर हमें तोड़ना है, देखो ये वाली हमारी संयोजन अभिक्रिया है, इसमें दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं, और ये है हमारी वियोजन अभिक्रिया। PCl5 को हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या देना पड़ेगा, इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। बिना ऊष्मा के ये PCl5 नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इसको ऊष्मा देंगे तो ये PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। ठीक है, तो आ रहा है आपको समझ में, ऊष्मा शोषी जिनमें ऊष्मा लगती है वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए तो ये दो एग्जाम्पल इसके लिए काफी हो गए हैं, ये पर्याप्त हैं। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं एग्जाम में आती हैं। ठीक है, इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें पढ़ना है अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग अपचयन और उपचयन इनके बारे में पढ़ते हैं, और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे अपचयन। अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, अपचयन क्या होता है, देखिए जब किसी भी अभिक्रिया में जो कोई भी हमारे पास उत्पाद अभिकारक होता है उसके साथ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। कहीं पर भी आप देख लेना, कोई भी रिएक्शन होगी अगर उसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो इसमें आप लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु अभिकारक पदार्थ से जुड़ता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, जहां पर हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है, वो क्या कहलाएंगी, हमारी अपचयन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, देखिए जैसे कि जैसे CuO लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को मिलाएंगे तो
इसमें क्या होता है, ये Cu बाहर निकल जाएगा और H2O इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई हमारी, ये अपचयन की अभिक्रिया हुई। ठीक, कौन सी अभिक्रिया है ये, अपचयन की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, ठीक, अपचयन की आप ऐसी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जिन अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो अभिक्रियाएं भी क्या कहलाती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, या जिनमें हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, आपको दूसरा एग्जाम्पल लिखना हो तो आप वो ये वाला लिख सकते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ठीक है, और जिंक की उपस्थिति में अगर ये वाली अभिक्रिया होगी तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इस तरीके से, यानी कि ये दो हाइड्रोजन है ना, इसका एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, एक बॉन्ड बचा, जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी, एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पर इस तरीके से, देखिए जैसे कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे ना, यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन है। ठीक, एक बंध टूटने से एक संयोजकता इसकी खाली हो गई, एक संयोजकता इसकी खाली हो गई। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये कैसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा वो कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, ठीक, हाँ, इसको इंग्लिश में जरूर लिख लेना आप, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। अपचयन को बोला जाता है रिडक्शन, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इस क्योंकि दूसरी रिएक्शन जो हमारी है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ठीक, उसको उपचयन बोला जाता है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, अपचयन क्या है, उपचयन क्या है। तो रिडक्शन आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए, नेक्स्ट क्या है हमारा, उपचयन। उपचयन या इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसी को क्या बोला जाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ठीक, इसकी भी इंग्लिश लिख लेना, इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब वो अभिक्रियाएं जहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगी वो क्या कहलाएंगी, ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, सिंपल है ना, उपचयन और अपचयन। ठीक, ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा, रिडक्शन किसे बोलेंगे, जहां हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा हमारा, जैसे कि वही वाला एग्जाम्पल आप लिखना, जैसे कि Cu, ये एक धातु है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे तो बन जाएगा CuO। ठीक है, इसको संतुलित कर देना है, यहाँ दो ऑक्सीजन है तो यहाँ दो से गुणा कर देंगे। अब दो से गुणा हुआ तो ऑक्सीजन भी दो हो गए और Cu भी दो हो गए, तो Cu के आगे भी दो लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इन दोनों का कंबाइंड रूप हमें लिखना है,
क्योंकि जो अभिक्रियाएं होती हैं ना वो अलग अलग नहीं होती हैं, वो एक साथ हो जाती हैं। एक ही रिएक्शन में हमें ऑक्सीकरण भी मिलेगा और उसी रिएक्शन में हमें अपचयन भी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को क्या कहा जाता है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए आप जल्दी से। ठीक, हाँ, अब आप हेडिंग लगाएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, इसको आप वेरी मोस्ट लगा लेना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, जो भी आप लिखते हो वो सब कुछ लगा लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आती ही आती है। ठीक है, तो रेडॉक्स क्या है, देखिए हमने जो पहला नाम लिखा था रिडक्शन, पहली अभिक्रिया क्या थी, रिडक्शन थी, और दूसरी क्या थी, ऑक्सीडेशन थी, है ना। ठीक, तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से रेड लिया और यहाँ से ऑक्स लिया, ठीक, तो ये क्या बन गया, रेडॉक्स। ये देखिए इस तरीके से, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीकरण, जिनमें अपचयन और ऑक्सीकरण एक साथ होता है, वो क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, जिनमें अपचयन और उपचयन या अपचयन और ऑक्सीकरण एक साथ होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन व उपचयन, अपचयन व उपचयन दोनों एक साथ होती हैं, दोनों एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ गए ना, जिनमें दोनों एक साथ होती हैं। कैसे होती हैं, आप इसका एक एग्जाम्पल याद कर लेना सिर्फ बस। ठीक है, वही वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अपने पास एक कंपाउंड है CuO प्लस, इसका एग्जाम्पल आप CuO प्लस H2O। ठीक है, CuO है अपने पास और H2O नहीं H2 है। ठीक है, ये दो कंपाउंड हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें Cu प्लस H2O, ठीक, क्या हुआ इसमें, देखिए CuO जो था, CuO से ऑक्सीजन निकल गया, इससे ऑक्सीजन बाहर निकला। ठीक है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ये देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, और इसका क्या हुआ है, इससे ऑक्सीजन बाहर निकला है ना, ऑक्सीजन क्या हुआ है, बाहर निकला है ना। ठीक, तो इसका हुआ है अपचयन। ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन की अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद आप एक एग्जाम्पल और अगर लिखना हो तो आप एक
सरल सा उदाहरण लिखना है आपको। आप ये वाला उदाहरण लिख लीजिए, H2S प्लस Br2। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये जो H है ना, ये Br के साथ जुड़ जाएगा और ये बना लेगा HBr प्लस S अकेला बचेगा। ठीक, ये H2 के रूप में रहेगा। ठीक है, ये S के रूप में भी रहता है ये। ठीक, इस तरीके से तो क्या हुआ है, H किसके साथ जुड़ा, ब्रोमीन के साथ जुड़ा ना H। ठीक, यहाँ देखिए आप, इसमें H जुड़ गया। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इस वाले में ऑक्सीजन निकल रहा था तो अपचयन हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसको, इसमें क्या हुआ है, अपचयन हुआ ना, क्योंकि क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा इसमें। ठीक है, जब इसमें अपचयन हुआ तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या हुआ होगा, इसमें हुआ होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। ठीक, तो ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, डेफिनेशन में हमने जो लिखा हुआ था कि अपचयन की परिभाषा क्या होती है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इस वाली अभिक्रिया में देखिए ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला, अपचयन बोला। लेकिन केवल हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन नहीं है, ऑक्सीजन का निकलना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इस वाली अभिक्रिया में देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है, इससे ऑक्सीजन क्या हो गया, हट रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और इसी का उल्टा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का इसमें, हाँ यहाँ देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें इस वाले हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ये हुई ऑक्सीकरण की। हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस वाले हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हो गई, इतनी अभिक्रिया हो गई, कौन सी वाली, इतनी अभिक्रिया हो गई ऑक्सीकरण की। यानी H2 से H2O बनना, H2 से H2O बनना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, इधर ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है तो ये हो गया अपचयन। इसमें देखिए ब्रोमीन में इतनी अभिक्रिया देखनी है आपको, ब्रोमीन में यहाँ Br2 था, यहाँ H आकर के जुड़ गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, हमारा अपचयन कहलाएगा। और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला, देखिए H2S था, केवल S बचा। ठीक, तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी तो क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप बताना मुझे, एक बार और मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं और यही लिखना है, बस इतना ही लिखना है एग्जाम में, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी सारी अभिक्रियाएं हो चुकी हैं। ठीक, एक और अभिक्रिया मैं आपको यहीं पर पढ़ा दे रहा हूँ, जिसको हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको आप यहीं लिख लीजिए, हम उस वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जो हमारा अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर है उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन आप यहीं पर लिख लीजिए इसको। ठीक है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, देखिए अम्ल, ऐसे लिखना है, जब अम्ल व क्षार, जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं, जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं, तब लवण व जल बनता है, लवण व
जल बनता है, इसी क्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उदाहरण में आप क्या लिखेंगे, जैसे कि एक कोई अम्ल है हमारे अपने पास, मान लेते हैं HCl अम्ल हो गया और NaOH ये क्या हो गया, एक क्षार हो गया। ये अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में अभी हम पढ़ाएंगे, जिसमें हाइड्रोजन होता है वो अम्ल होते हैं, जिनमें OH होता है वो क्षार होता है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। देखिए ये जो अम्ल है ना, ये H+ और Cl- में टूटेगा, और जो NaOH है इसमें Na+ है ये वाला, और ये वाला है OH-। ठीक है, अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ क्रिया करेगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तो जब इसका प्लस इसके माइनस के साथ क्रिया करेगा, H और OH ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं ना। ठीक, और NaCl ये बन जाएगा हमारा NaCl। इसमें एक प्लस है एक माइनस है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बना हमारा, जो उत्पाद बना, ना तो वो अम्ल की तरह होगा और ना ही क्षार की तरह होगा, बिल्कुल उदासीन हो गया, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आज हमारी सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद आपकी जो बुक में संक्षारण वाला टॉपिक है, ठीक है, संक्षारण वाला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूंगा। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, इसको यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, आज हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, केवल संक्षारण बचा हुआ है, इसको भी हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं, आज हमारा चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए जल्दी से, आज हम लोग चैप्टर ही खत्म कर देते हैं। ठीक, तो आप अगली हेडिंग लगाना संक्षारण। ठीक है, संक्षारण क्या होता है, देखिए इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, संक्षारण, क्षरण होना, किसी चीज का हानि होना। ठीक है, क्षरण होना, नष्ट होना, किसी चीज की हानि होना, क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। हमारे पास जो भी पदार्थ है या जो भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, धीरे 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 करके नष्ट होने लगती हैं, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, अब नष्ट होने की क्या क्या कारण होते हैं ये सब कुछ भी आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें आप लिखना है, इसमें आप लिखेंगे धातुओं को वायु में खुला छोड़ देने पर, धातुओं को वायु में खुला छोड़ देने पर वे वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया करने लगती हैं, एवं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, इसी क्रिया को
इसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, यानी कि धातुओं का वायु और नमी की उपस्थिति में नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ठीक, इसको नोट करिए आप। ठीक है, उदाहरण में आपको लिखना हो तो उदाहरण में आप लिखेंगे क्या? लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारी चांदी के बर्तन हैं, ठीक है, इन पर काले रंग की परत बनना। चांदी के बर्तनों या आभूषणों, बर्तनों या आभूषणों का काला होना। ठीक है, इसी तरीके से जो कॉपर के बर्तन होते हैं, कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की परत बनना। ठीक है, ये सब क्या होता है? संक्षारण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, जब इन इन हम धातुओं को काफ़ी समय तक खुले में छोड़ देते हैं तो ये सारी क्रियाएं होने लगती हैं। जंग लगने से क्या होता है? लोहा धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगा हमारा। बरसात होती है, नमी बनी रहती है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, क्रिया करके क्या होने लगता है? वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ठीक है, यही हमारा संक्षारण कहलाता है। ठीक है, अब संक्षारण के बचाव वगैरह कुछ आप लिख लेना। ठीक, हाँ, लोहे की जो रासायनिक क्रिया है जंग लगने की, इसका आप एग्जाम्पल लिख लेना, वो लिख लेना रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ आप लिख लेना जंग लगने की क्रिया। ठीक है, जंग कैसे लगता है लोहे पर? देखिए, हमारा Fe यही होता है ना लोहा। ठीक है, जो लोहा होता है ये ऑक्सीजन वातावरण में जैसे खुला पड़ा हुआ है तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन होगी ना। ठीक है, ऑक्सीजन होगी और कुछ नमी होगी। ठीक है, नमी यानी H2O। ठीक है, तो जो आयरन है ये ऑक्सीजन और H2O से क्रिया करके क्या बना लेता है? ये बना लेता है Fe2O3 इंटू XH2O। XH2O का मतलब है अनलिमिटेड जल के अणु। जल के बहुत सारे अणु इसमें जुड़ते जाते हैं। X का मतलब कोई संख्या नहीं है, कितने भी जल के अणु जुड़ सकते हैं। यानी अगर हमें इसको संतुलित करना होगा तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा? X लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे? X लगा देंगे। यहाँ पर अगर हम 2 लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे 3 दूनी 6। ठीक है, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गए। यानी अगर हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे हो जाएंगे 2 दूनी 4। ठीक है, लेकिन इस तरीके से इस रिएक्शन को हम संतुलित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें जल के परमाणुओं की संख्या निश्चित नहीं है कि जल के कितने अणु होते हैं। तो इसको आप संतुलित मत करिए। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। ये जंग लगने का रासायनिक समीकरण होता है, ये है जंग का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है? यही जंग होता है, Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम लिखना हो तो आप लिख लेना फेरिक ऑक्साइड होता है ये। ठीक है, ठीक, तो ये होता है जंग। तो ये हो गया हमारा संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? धातुओं को खुला छोड़ देने पर नमी और वायु की उपस्थिति में वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसी क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। अब आप हेडिंग लगाएंगे संक्षारण से बचाव के उपाय। क्या हम अपनी धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। कैसे बचा पाएंगे?
संक्षारण से बचाव के उपाय। ठीक है। नंबर 1, आप क्या करेंगे, जो भी हमारे पास लोहे की चीज़ है तो आप क्या करते हैं, जैसे कि आपके घर में लोहे के गेट या खिड़की वगैरह लगी होती है तो आप क्या करते हैं उनको, उनसे ताकि जंग ना लगे बचाने के लिए उसमें पॉलिश वगैरह करते हैं ना, है ना। तो पहला पॉइंट आपका यही है कि हम क्या कर देंगे उनमें पेंट करके। ठीक है। नंबर 1 क्या करेंगे हम, पेंट करके बचा सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 और क्या करेंगे हम, और 2 हम इसमें करेंगे ग्रीस वगैरह लगा करके, ग्रीस लगाकर। ठीक है। पेंट करके ग्रीस लगाकर। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है जिंक की परत चढ़ाकर। तीसरा होता है जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक। और इस क्रिया को बोला जाता है गैल्वनीकरण। इसको आपको याद रखना है, गैल्वनीकरण। ठीक है। आपके जैसे एग्जाम में आए कि गैल्वनीकरण क्या है तो आप लिखेंगे लोहे की धातुओं पर, लोहे की जितनी भी धातुएं हैं या फिर जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, गैल्वनीकरण कहलाता है। ठीक है। या इसको हम टिनीकरण भी बोल सकते हैं। जिंक, इसमें क्या होता है, जिंक यानी कि Zn की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है। तो इसको बोला जाता है गैल्वनीकरण। किसे बोलेंगे गैल्वनीकरण, धातुओं पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वनीकरण कहलाता है। ठीक है। ये परत चढ़ा देने से बहुत लंबे समय तक बची रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो बिजली के बड़े बड़े लोहे के खंभे होते हैं ना, लोहे के खंभे को सफ़ेद कलर से पोत दिया जाता है। जो सफ़ेद सफ़ेद होता है वो क्या होता है, वो जिंक ही होती है। ठीक है। इसीलिए इनका क्या कर देते हैं, हम गैल्वनीकरण कर देते हैं। ठीक है। ताकि ये सब बची रहे हमारी। ठीक। तो ये संक्षारण से हमारे बचने के कुछ उपाय थे, इनको आप नोट करिए जल्दी से। इसके बाद इसमें हमारा एक टॉपिक और बच रहा है जिसका नाम है विकृति गंधता। इसको भी आप नोट कर लीजिए, विकृति गंधता। ठीक है। विकृति गंधता, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखिए जिस भी चीज की आपको डेफिनेशन याद करनी है, उसकी डेफिनेशन को याद ना करके आप उसके नाम को पकड़िए, इसके नाम को समझिए। इसके नाम में आप देखेंगे विकृत और गंधता, यानी जो गंध होगी, किसी भी पदार्थ की जो गंध होगी वो क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। विकृत का मतलब होता है गड़बड़ हो जाना, टूट जाना, या फिर उसका रूप परिवर्तित हो जाना, जो रियल में है उसमें परिवर्तन हो जाना। यानी किसी भी पदार्थ की गंध का परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, विकृति गंधता कहलाएगा। ठीक है। ठीक। तो आप इसको लिख लेना। खाद्य पदार्थों को, चलो उसमें तो लिखेंगे, खाद्य पदार्थों को खुला छोड़ देने पर, खाद्य पदार्थों को खुला छोड़ देने पर, खाद्य पदार्थों को खुला छोड़ देने पर इनकी गंध व इनका स्वाद दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसे ही विकृति गंधता कहते हैं।
इसे ही विकृति गंधता कहते हैं। ठीक, समझ गए? जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, कुछ भी खाने वाली चीज़ है, जब हम उसको ऐसे खुले में रख देंगे तो आप देखेंगे कि उसका टेस्ट भी बदल जाएगा और उसका स्वाद भी, और उसका क्या होगा, टेस्ट भी बदल जाता है, उसकी गंध, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। किसी भी चीज़ को, रोटी को, सब्जी को आप ऐसा खुला रख दीजिए तो 1-2 घंटे बाद या फिर 10-12 घंटे बाद क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे कि दूध हमारा रखा रखा रहता है, शाम तक क्या होता है, जमने लगता है। ठीक है, तो उसकी गंध भी बदल जाती है और उसका टेस्ट भी बदल जाता है। इसी को बोला जाता है विकृति गंधता। ठीक है, कोई भी चीज़ हो हमारी, जैसे कि अचार वगैरह हम रखते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। इसीलिए चीज़ों को बचाने के लिए, चीज़ों को विकृति गंधता से बचाने के लिए हम अचार रख के उन्हें सुरक्षित रखते हैं। समझ रहे हैं? अचार जो होता है विकृति गंधता से बचाने का एक प्रोसेस होता है। अचार रखने का भी तरीका होता है, उसमें ज़्यादा नमक और तेल इसलिए डाला जाता है ताकि वो विकृत ना हो, सुरक्षित बने रहें। क्योंकि वायु में खुला छोड़ देने से क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होता है, कवक लग जाता है। ठीक है, तो इनसे बचाएंगे तो हमारा पदार्थ क्या होता है, बचा रहता है। दूध दूध हमारा क्या होता है, अगर उसको हम उबाल के रख देंगे तो वो हमारा सुरक्षित बना रहता है। क्यों सुरक्षित बना रहता है? क्योंकि जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए वो सुरक्षित बना रहता है। ठीक, तो विकृति गंधता की डेफिनेशन समझे आप, कि पदार्थों को खुला छोड़ देने पर उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, बदल जाती हैं। इसी को क्या बोलते हैं, विकृति गंधता बोलते हैं। ठीक है, और विकृति गंधता से बचाव के क्या उपाय हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए। विकृति गंधता से बचाव के उपाय। ठीक, वही सारे उपाय हैं हमारे। जैसे कि नंबर 1 हम क्या करेंगे, ठीक है, आप सीधा सीधा लिख लेना, अचार या मुरब्बा बनाकर, जो भी हमारे पास पदार्थ होगा उस पदार्थ को अगर हम अचार या मुरब्बा के रूप में परिवर्तित कर देंगे तो क्या होगा, वो हमारा बच जाएगा। ठीक है, वो पदार्थ हमारा सेफ बना रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमें दूध को बचाना है, ठीक है, तो दूध को उबाल कर, ठीक है, और आप लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ, पदार्थों को हम जैसे फ्रिज में रख देते हैं अपने ना, तो आप ये भी लिख लेना, फ्रिज में रखकर यानी कि कम तापमान देकर, क्योंकि कम तापमान में क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया या जो भी कवक होते हैं वो डेवलप नहीं कर पाते हैं, वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम अचार या मुरब्बा वगैरह बना देते हैं, बहुत ज़्यादा तेल और नमक मिला देते हैं तो वहाँ पर भी कवक वगैरह वृद्धि नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पदार्थ जो होते हैं वो कैसे सुरक्षित बने रहते हैं। ठीक है, या अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, चिप्स आदि बनाकर, चिप्स आदि बनाकर, ठीक है, आलू वगैरह को इस तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। ठीक, तो ये आज हमारा चैप्टर हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, सारी अभिक्रियाएं हो गई हैं, संचरण भी हो गया है, विकृति गंधता भी हो गई है। अब इसमें आपको जो भी कुछ समझ में ना आए आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, वीडियो को रुका के आप नोट बनाइएगा। जो कुछ भी समझ में ना आए, जो भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट करके कर देना कि सर ये समझ में नहीं आया है, मैं आपको फिर से समझाऊंगा दूसरी वीडियो में, जो भी क्लास मैं लूँगा। ठीक है, एक डाउट वाली वीडियो ले लूँ, डाउट वाला क्लास भी ले लूँगा, तो उसमें भी आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया करूँगा। ठीक है, लेकिन आपको नोट जरूर बनाने हैं, आप नोट बनाइए और अच्छे से आप क्या करिए, उसको पढ़िए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी समस्या हो, आप कमेंट करिए, सारी चीज़ें मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।